आज आप सभी का स्वागत करता हूं और ख़ास तौर पर मैं स्वागत करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्री अजय ठाकुर जी, जो न केवल हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा में एक अधिकारी हैं अपितु पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं, जो कि एक फ़क्र का विषय है न केवल नालागढ़ वासियों के लिए, समूचे हिमाचल के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। इस उपलक्ष्य पर मैं बधाई देना चाहूँगा श्री राजेश्वर सिंह जी के लिए कि जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से आज अपनी इस पुस्तक द हिमालयन गर्ल एंड द फ्यूरियस रिवर को विमोचन न केवल विमोचन करने के लिए अपितु इस बुक को एक फाइनल शेप देने के लिए जो दिन रात मेहनत की है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। आप सभी सोच रहे होंगे कि इस बुक के विमोचन के लिए हमने एक स्पोर्ट्स पर्सन या एक ऐसी सेलिब्रिटी को क्यों चुना जिसने स्पोर्ट्स में काफ़ी नाम रोशन किया है। तो इसका मेन रीज़न है कि स्पोर्ट्स और लिटरेचर आपस में बहुत एसिमिलेट करते हैं, आपस में जुड़े हैं। एक पर्सनैलिटी या एक डायनेमिक पर्सनैलिटी वही होती है जो फिज़िकली और मेंटली डाइवर्स हो। तो इसी बात को एसिमिलेट करने के लिए हमने एक कम्बिनेशन बनाया कि जिसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन हमारी शारीरिक दक्षताओं का जो बेस्ट यूज़ कैसे किया जाता है वो उसके बारे में हमें बताएंगे, और जो हमारी इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है या जो हमारा सोचने समझने का जो नज़रिया है, ऑब्जर्वेशन है, उसको किस परफेक्शन के साथ अचीव किया जाए उसे राजेश्वर सिंह जी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। और फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन ही एक पर्सनैलिटी को बहुत डाइवर्स बनाती है। आगे बोलने से पहले मैं श्री राजेश्वर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे सम्मानीय अतिथि का फ्लोरल वेलकम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं राजेश्वर जी से अनुरोध करूंगा कि वो फॉर्मली हमारे चीफ गेस्ट का वेलकम करें। मैं श्री अजय जी का जो पद्मश्री विजेता भी है और साथ ही उत्कृष्ट जो खेल क्षेत्र में पुरस्कार विजेता अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी है भारत सरकार द्वारा। आपको ज्ञात होगा कि खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत सरकार का वो अर्जुन अवार्ड है, और पद्मश्री भारत के सर्वोच्च सम्मान में चौथे नंबर पर जो पद्मश्री अवार्ड है वो आता है। और मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी इस पुस्तक का हिमालयन गर्ल सीरीज़ की जो फर्स्ट जो पार्ट है उसका विमोचन मैं श्री अजय ठाकुर जी के हाथों से करवा रहा हूँ। ये मेरे लिए ही नहीं, पूरे नालागढ़ क्षेत्र के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए एक ग्लोबल जो आइकॉन है श्री अजय ठाकुर वो हमारे बीच में आए हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। जैसे ही मैंने इनको संपर्क साधा, इन्होंने तुरंत जो है हामी भर दी। हालांकि सबका समय बहुत बिजी है, खासकर स्पोर्ट्स पर्सन का समय आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ये लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक अपना समय जो है हमारे लिए निकाला। सो मैं इनका एक बार फिर से तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इनका अभिनंदन करता हूँ यहाँ पर आने के लिए। और
हमारे जो यहाँ पर बच्चे और हमारे साथ जो आई हुई यहाँ पब्लिक है, मैं चाहूँगा कि श्री अजय ठाकुर जी है वो अपने बारे में, इनकी उपलब्धियाँ वैसे सारे विश्व को ज्ञात हैं, हर कोई इनकी उपलब्धियों के बारे में जानता है, फिर भी मैं चाहूँगा कि श्री अजय ठाकुर जो है वो इनका जो संघर्ष भरा जो जीवन रहा है, एक अपेक्स पोजीशन पे, एक बहुत बड़ी ऊंची पोजीशन पे पहुंचना वर्ल्ड लेवल पे अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो हमारी भी एक तमन्ना है कि अपने मुख से भी ये उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। उसके बाद बीच बीच में हम बोलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, क्योंकि अजय ठाकुर हमें बार बार मिलने वाली पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है, ये कभी कभी हमें मिल पाएंगे, तो इनके समय का जो है सदुपयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे आइकॉन हमेशा प्रेरणा स्रोत रहते हैं सारी पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए। नशे से कैसे जो जीवन को है वो बचाया जाए, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा ये बोलें। और लिटरेचर के क्षेत्र में मेरा ये पहला जो प्रयास है वो है, और पहला ही ये पार्ट है। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि जीवन के विभिन्न आयामों के ऊपर मैं पुस्तकें लिख पाऊँ। उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि हर जीवन जो है अपने आप में एक कहानी है। तो मैंने कहानी क्षेत्र चुना है, तो कोशिश करूँगा कि जीवन के हर पहलू को मैं उपन्यास के द्वारा जो है पब्लिक में रखने की एक जो मेरा प्रयास है वो सफल हो। इसके लिए आप सब लोगों की जो दुआएं हैं और साथ है वो मुझे हमेशा बना रहना चाहिए। मेरे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद जो है, लश्करी अंकल जी हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, तो मैंने इनको भी बुलाया है, क्योंकि इनका आशीर्वाद भी, सेनेगर अंकल जी हैं, फैंटम जी हैं, ये हमेशा हमारे लिए आदरणीय हैं। तो ये लोग भी आए, इनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। आप सब लोग यहाँ पर पधारे, इसके लिए भी आप सबका भी मैं धन्यवाद करूँगा। इसके बाद मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि समय सबके लिए कीमती है। सो अजय ठाकुर जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा वो अपने बारे में, जो वैसे हम सब जानते हैं, लेकिन इनका संघर्ष जो है, कुछ ऐसे पहलू रहते हैं जीवन के जो सिर्फ वही पर्सन जानता है जो उस फील्ड से क्रॉस हुआ होता है, उससे गुजरा होता है। तो अजय ठाकुर जी से मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा वो ज़रूर बोलें यहाँ पे। अजय जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, आप सबसे मिलने का मौका मिला। तो मैं दवोटा से हूँ बेसिकली, है ना, यहाँ नज़दीकी एक 8 या 9 किलोमीटर दूर एक गाँव है, विलेज दवोटा, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी लाइफ बहुत, मतलब कि ऐसे बहुत, मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी रिच फैमिली से नहीं थे हम लोग, बिल्कुल मीडियम फैमिली से था मैं। तो मैं दवोटा स्कूल में ही, हम लोगों ने जो मेरी एजुकेशन है जितनी भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से सारी दवोटा सरकारी स्कूल में हुई है। तो ऐसा था क्योंकि लाइफ में उस टाइम इतना था भी नहीं हमारे माता पिता के पास कि हमें भाई अच्छे स्कूल में भेज सकें या नालागढ़, तो ऐसी थी स्ट्रगल। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कोशिश की, जितना मतलब मेरे माता पिता कर सकते उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। तो जब मैंने खेलना स्टार्ट किया है ना अपनी लाइफ में कि यार हमें कुछ बनना है, तो हम लोग लगे देखने की, जैसे हम लोग कई बार बस स्टैंड के ऊपर जाते थे, है ना, जिस दिन हमें छुट्टी होती तो हम देखते थे यार प्राइवेट स्कूल जो बच्चे जाते हैं बस में जा रहे हैं जी, अच्छी यूनिफॉर्म है ना। तो ऐसे कभी कभी अंदर होता था कि यार हम भी बने, हमें भी कुछ बनना है, यहाँ से निकले कहीं आगे जाना है। तो कभी ऐसा फील नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ आपको, मैं सभी अपने जो हमारी आगे नेक्स्ट जनरेशन है मैं हमेशा उनको बताता हूँ कि पर मैंने ऐसे कभी फील नहीं किया कि यार मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ या मेरे पास अच्छी फैसिलिटी नहीं है, हम अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे तो हम पीछे रह जाएंगे। यही जुनून मेरे 4th स्टैंडर्ड में था मैं। तो हम सभी फार्मर थे, मेरी मम्मी ना हर जो घर का काम, खेत का काम वो अकेले ही करते थे। हमारे पास ऐसे 2-3 यानी कि ऐसे भैंस थी, ऐसे बुफेलो रखी हुई थी हम लोगों ने, है ना। तो पूरा काम मेरी मम्मी अकेले करते थे, घर का और खेत का पूरा काम, जितनी भी हमारे पास ज़मीन थी। तो हम भी जाते थे मम्मी के साथ हमेशा खेत में। तो ये चीज़ें मेरे को कहीं ना कहीं होती थी कि यार मैं एक दिन ऐसी स्थिति ले आऊँगा घर की कि मेरी मम्मी भी आराम कर सके, है ना। जैसे बसों में जाते थे पहले, कहीं हम ननिहाल जाना, कहीं भी जाना तो 2-2 घंटे वेट कर रहे बस स्टैंड के ऊपर, या पहले पता ही है आपको कि क्या होता था पहले, है ना, स्थिति। वो सब चीज़ें अगर कोई गाड़ी से निकलता था, ये सब चीज़ें मेरे जहन में रहती थी कि यार आज कुछ नहीं है तो लेकिन एक दिन ये परिस्थिति चेंज कर देंगे 101%। ये झील थी मतलब शुरू से ही। तो यही सपने मेरे थे शुरू से ही। तो मैं बड़ी छोटी एज में मम्मी को बोलने लग गया था, शायद 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में, कि आज कुछ भी हो कल मैं चेंज कर दूंगा इस परिस्थिति को 101%। तो मेरी मम्मी ऐसे ही मजाक में सोचते हैं कि पता नहीं ऐसे ही बच्चा है, पता नहीं टीवी देखता है, ऐसे ही इसको लगता है कि पता नहीं क्या कर दें क्या नहीं। पर मैं रियल में आपको बता रहा हूँ कि मैंने 6th या 7th स्टैंडर्ड में ये पूरा अपना मन बना लिया था कि यार मुझे कुछ बनना है, मैं 101% करूँगा। आज कुछ भी हो
तो मैं उसमें रोल किया था मेरे फादर साहब का। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते, तो मैं जहाँ कहीं भी फंक्शन में जाता हूँ मैं सब पेरेंट्स को यही बोलता हूँ कि जैसा आज अपने बच्चों को ना आप लोग उसको मोटिवेट करेंगे, जितना उनको टाइम देंगे, जो उसके जहन में आज आप भर देंगे वो आगे जाके वही बनेगा 101%। मैं एक बार कहीं सलूनी मेला था, वहाँ मैं एक कॉलेज में चला गया है ना, तो एक पेरेंट्स खड़े उन्होंने मेरे से जवाब किया कि ऐसा है कि हमारे बच्चों का ना मन नहीं लगता, ये तो पिक्चर देखते हैं या इनको मंदिर जाना पसंद नहीं है या ये मूवीज़ देखते हैं या इनको ये। मैंने बोला कि आप ये बताओ कि लाइफ में कितनी बार आप लोग इसे मंदिर लेके गए। हमारे यहाँ पता अब क्या ट्रेंड सेट हो गया है, जिस दिन हमारी छुट्टी होगी तो हम पेरेंट्स लोग हम अपने बच्चे को अच्छे रेस्टोरेंट में लेके आएंगे, मूवी देखने जाएंगे। हम कभी भी उसे कभी अपने गांव नहीं लेके गए कि हमारे बेटे ये खेत है हम लोग यहाँ से उठे हैं, हमने इतनी मेहनत की है, ये चीज़ों से बता ही नहीं रहे हैं। ना हम कभी उसे मंदिर लेके गए कि हमारा कल्चर है। हमें जिस दिन भी छुट्टी, ये मैं नोटिस हम करते हैं हम लोग अपने समाज में ना, हम लोग जिस दिन हमारे बच्चों को छुट्टी होगी हम अच्छे उसको पार्क लेके जाएंगे, अच्छी उसको या फिल्म दिखाने ले जाएंगे या उसे चंडीगढ़ ले जाएंगे, मॉल में घुमाएंगे। वो जो चीज़ें देख रहा है ना वो उसी में गुम हो गया, उसको ये नहीं पता कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, आपने कितनी मेहनत करके ये कमाया, उसको वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। अगर आप उसे वैल्यू दिखाएंगे ना, अभी मान लो गेहूं कटाई का सीजन आएगा, आप उसे लेके जाएंगे ना कि बेटे ये कट किया है हम लोगों ने या ये स्ट्रगल हम लोगों ने किया है, तब जाके उसका दिमाग में ये चीज़ें होंगी कि कितना मतलब टाइम लगता है पैसा कमाने में या किस तरीके से हम लोग ऊपर आए हैं। तो ये चीज़ें बेसिक आप चीज़ें ये ज़रूर कीजिए, 101% आपको जाना चाहिए। विलेज में लेके जाओ चाहे आप शहर में हैं, क्योंकि आज की ज़रूरत है अच्छे स्कूलों में बच्चों को एजुकेशन देना, पर उन्हें पीछे अपनी स्थितियों के साथ भी उन्हें अवगत करवाते रहिए, उन्हें दिखाते रहिए कि हम कहाँ से उठ करके यहाँ आए हैं। ये सिर्फ आपकी बेटरमेंट के लिए है, ना कि आप यहाँ पे हो, है ना। आगे लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली आने वाली है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं जाता रहता हूँ बाहर, मैं देखता रहता हूँ, मैं हमेशा जीजा जी जब भी घर आते हैं मैं उनको बोलता रहता हूँ कि लाइफ अगले जो आने वाली जनरेशन है ना, इतना टफ होगा ना काम, हर एक चीज़। और हमारे बच्चे, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि हमारा इतना कल्चर इतना डेवलप हो गया कि हमारे गांव से भी हर एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में आता है। हर एक बच्चा, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। और मान लीजिए हमारे यहाँ पे वैकेंसी कितनी आएगी क्लास 1 ऑफिसर की, 5 4 3 2, है ना। बाकी बच्चे क्या करेंगे, तो मान लीजिए HAS की एक साल में 3 वैकेंसी आएंगी, वह 3 ही SDM लगेंगे, 3 ही DSP लगेंगे। तो बाकी जो इतने बच्चे हम लोगों ने इतना खर्चा किया है वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे। आपको अभी से इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या। अच्छी एजुकेशन देना वो अलग बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं। ये पूरे हिमाचल के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, पूरे हिमाचल के लिए 2 या 3 वैकेंसी आएगी। हमारे इलाके मेरे हिसाब से पिछले 15-20 साल में जितना मैंने देखा है 1 या 2 SDM लगे हैं यहाँ पे। 2 मैंने जितना मेरी जब से मैंने मतलब होश संभाला, जितना मैं जानने लगा हूँ, 1 या 2 DSPs लगे होंगे। तो आप अगर ये चीज़ें अपने बच्चों को दिखाएंगे ना कि गांव का माहौल क्या है, उन्हें अपने कल्चर से अवगत करवाएंगे, तब वो मोटिवेट और ज़्यादा मोटिवेट होगा, बजाय इसके कि हम उसे अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं, उसे अच्छी शॉपिंग करवा रहे हैं या कहीं भी जो भी हम अपने लाइफस्टाइल में करते हैं। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि हम कहाँ से उठे और हमें करना क्या है लाइफ में और कितना स्ट्रगल लगता है इसके लिए। चलो मैं मेन बात पे आता हूँ। तो ऐसा था मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि जिस बच्चे को नीड होगी ना जी, वही आगे जाके किसी चीज़ को पाने की लालसा करेगा। अब मान लो कल को मेरा बच्चा होगा ना, वो आती उसको पता है कि पापा के पास है यार, पापा की अच्छी गाड़ी है, वो गाड़ी में बैठेगा ना, उसको नीड नहीं होगी उस चीज़ की, ना वो उस लेवल की मेहनत करेगा जितनी हम लोगों ने की। क्योंकि हमारे पास थी नहीं गाड़ी, हमें एक जुनून रहता है यार गाड़ी खरीदनी है यार, उसके लिए मेहनत करनी है। जिस बच्चे को जन्म से ही गाड़ी है ना, वो क्यों मेहनत करेगा, है ना। कहते हैं ना कि भाई अगर आपको किसी चीज़ की नीड है, आप तभी उस चीज़ की खोज करेंगे, आप अगर उसको जानना चाहते हैं करेंगे। ये बातें, ये चीज़ें आप उनको बताते रहें टाइम टू टाइम। हर हफ्ते उनकी क्लास लें, स्कूल में चेक करें उनके मान लीजिए वो बच्चा स्कूल जाता है तो हर हफ्ते या वीकली या मंथली तो आप जाएं स्कूल में, चेक करें अपने बेटे का कि इसकी सोसाइटी कैसी है, इसका टीचर के साथ बिहेव कैसा है, किस तरीके से ये टीचर्स के साथ बात करता है, इसका फ्रेंड सर्कल क्या है। ये लोग आप कंटिन्यूसली चेक करें, है ना।
क्योंकि मैं ऐसे स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उनका काम है कि हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, अपनी रिज़ल्ट अच्छे देना, उनको एजुकेशन देना। वो आपके बच्चे का मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करेंगे, वो आपको घर पे करनी पड़ेगी कि बेटा किसी से कैसे बात करनी है, स्ट्रगल कैसे करना है, माइंड में क्या सोचना है, किससे किस तरीके से बात करनी है, आपको घर में लेनी पड़ेगी। ये चीज़ें आप घर में कीजिए अपने बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। तो मेरा तो यही लाइफस्टाइल था। फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज में आ गया नालागढ़ से मेरा जो मेरी लाइफ का जो करियर शुरुआत हुई, तो मैं नालागढ़ में जब फिर हम इंटर कॉलेज खेलने के लिए शायद मैं फ़र्स्ट टाइम हम लोग नाहन में गए थे, वहाँ मेरी एक अच्छे कोच से मुलाकात हुई। वो श्री नंदलाल ठाकुर जी थे जो मेरे गुरु बने बाद में। उनकी बदौलत आज मैं अगर हूँ तो उनकी बदौलत मैं यहाँ हूँ, है ना। उन्होंने मेरी लाइफ को एक मतलब नई दिशा दी, जिसको बोलते हैं कि उन्होंने मुझे दिखाया कि इंटरनेशनल भी कुछ होता है, कि वहाँ पे भी जाना होता है। उस तरीके से उन्होंने मेरे को मतलब रास्ता दिखाया, और वो फिर मुझे अपने साथ लेके गए बिलासपुर। वहाँ मैं हॉस्टल में रहा 2 साल, जहाँ पे उन्होंने मेरी मतलब कि जो मुझे बेसिक्स थी कि मतलब कैसे किस तरीके से तैयारी करनी है, या लाइफ में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका गोल क्या होना चाहिए, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो एक बात और जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मैं हर एक जगह बोलता हूँ, हर एक स्टेज पे बोलता हूँ। एक बार हमारा ट्रायल्स था, तो उसमें मैं मतलब कि अच्छा नहीं खेल पाया, जबकि मैं अच्छा प्लेयर था उस टाइम पे हिमाचल में, लेकिन मैं अच्छा नहीं खेल पाया। तो मैं ऐसे ही रोने लग गया कि मेरे साथ ही ऐसा होता है कि जब भी मेरा मतलब अच्छा कंपटीशन होता है, कि किसी को दिखाना होता है कि मुझे आगे जाना है ट्रायल्स में, तो वहाँ मैं फेल हो जाता हूँ। तो जैसे मैं से रो रहा था, उन्होंने देख लिया मुझे, उन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ आ। तो मैं चला गया उनके पास, तो उन्होंने ऐसे मुझे गले लगाया, भाई क्यों रो रहा है। मैंने कहा जी ऐसे होता है, मैं तो हर जगह जब भी कुछ ऐसे अच्छा होना होता है मेरी लाइफ में, मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो बोले नहीं, ये ऐसा होता नहीं है, तेरी कहीं ना कहीं तेरे मतलब देसी भाषा में उन्होंने बोला कि तेरी तपस्या में कहीं कमी होगी, या तेरी एकाग्रता में कहीं कमी होगी। तो उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया था ना हमारे अंगूठे का, है ना। ये अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, ये बड़ा गोल तरीके से इसे घुमाया हुआ है, बड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें देखा कभी अपना अंगूठा, बिल्कुल ध्यान से। मैं पुलिस में हूँ, ये है ना, ब्रह्मांड में यूनिवर्स में जितने भी पब्लिक है ना, किसी का मिलता नहीं है। देखो कितनी छोटी चीज़ है, देखो कि अगर आप लोगों की भगवान में आस्था है, तो देखो कितनी छोटी चीज़ है, ये किसी का नहीं मिलता। हमारी कंट्री में भी 200 से ऊपर कंट्रीज़ है, कितने लोग होंगे, ये किसी का मिलता नहीं। इतनी छोटी चीज़ बनाने में भगवान ने गलती नहीं की है। तो आपके कर्म के साथ भी उन्होंने मेरे को बोला कि आपके कर्म के साथ भी कोई गलती नहीं भगवान करेगा, बशर्ते आपकी मेहनत कितनी है, कि आप मेहनत कितनी करते हो। ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई। मैं सच बोल रहा हूँ, उस दिन से ना मैंने ऐसे सोच लिया कि ये रोना धोना वाकई, कि जब मैं रूम में जाके बड़ी ध्यान से इसे देखता रहा, फिर मैंने पेन से पूरे को यानी कि ना स्याही लगा दी, और ऐसे लगा के देखूँ इसको उस पर कागज़ के ऊपर। तो मैंने सोचा वाकई यार, जब इतनी छोटी चीज़ में भगवान ने गलती नहीं की है, तो वाकई में कोई गलती नहीं मेरे साथ करेगा। कि बस कमी कहीं कहाँ है, मेरी मेहनत में कमी है, या मेरी जो हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन में कमी है, ये मेरी अपनी कमी होगी। बस उसके बाद चलो भगवान की दया से एक स्टेप मैं चढ़ता गया, है ना। फिर धीरे धीरे अवार्ड्स मिलते गए, धीरे धीरे फिर आज मैं आपके सामने हूँ, है ना। जो भी भगवान की दया से जितना मुझे मिला, तो मैं सिर्फ यही आपको बता रहा हूँ कि कमी, कोई भी बच्चा जन्म से ना तो IPS है, ना HPS है, ना DSP है, कुछ नहीं है, वो जीरो है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप किस तरीके से उसे मोटिवेट करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आप उसे दिखाते क्या हैं। वो आपसे ही किसी को तू बोलना सीखेगा, आपसे ही वो किसी को आप बोलना सीखेगा, इज्जत करना भी आपसे ही सीखेगा, घर से ही। वो बदमाशी भी घर से ही सीखेगा, और जिसको बोलते हैं कि मतलब सादगी, वो भी घर से ही सीखेगा। आप उसे कैसे भी बना लीजिए। अगर मान लो मेरे फादर बचपन में शराब पी के घर आते, तो मैं 100% चेक करता कि यार इसमें ऐसा क्या है। ये मैं अपने फादर साहब की बात बोल रहा हूँ। उन्होंने जॉब करते थे पुलिस में, उन्होंने कभी बाइक नहीं खरीदी। जब हमने कभी जिद करनी तो उन्होंने बोलना, भाई जब मैंने ही नहीं खरीदी, तुम लोगों को क्या करनी है। वो सिर्फ इसीलिए कि कहीं इनको ये इन चीज़ों में जो ये चीज़ें हैं, बाइक गाड़ी, इनमें कहीं ये भटक ना जाएँ। ये उनका त्याग था हमारे लिए। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, कभी वो ड्रिंक करके कभी भी घर नहीं आए, कि कहीं बच्चों को ऐसा लगे ऐसी क्या चीज़ है जो पापा पीते हैं कि हम ना कहीं रह जाएं। तो ये चीज़ें हैं, अगर हमें अपने बच्चों को आगे ले जाना है, तो हमें ये बेसिक चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, और इनके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि कल को मेरा बच्चा इलाके में मेरा नाम रोशन करे, या कुछ बने, या ऑफिसर बने,
ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, है ना। बाकी बड़ी खुशी की बात है, भाई जी की बुक आई है, तो किताबें हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें इनसे नॉलेज मिलती है ना। और जो व्यक्ति है वो मोटिवेट होता है। आप कभी भी कोई अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, देखेंगे आसपास, है ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं भी कुछ करूं। तो ज़रूर आप लोग ये बुक रीड कीजिए। मैं खुद लेकर के जाऊंगा और रीड करूंगा। और फिर आप लोगों का सभी का धन्यवाद मेरी इतनी बातें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और आप सबसे मिलके। फिर कभी आपसे मिलने का मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। जो हमारे मंच संचालन के मुख्य वक्ता थे, सबसे पहले डॉक्टर जसविंदर, इनके बारे में मैं बताना भूल गया पहले। डॉक्टर जसविंदर शर्मा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले ये IITM ग्वालियर में पढ़ा चुके हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में ये रह चुके हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी पुस्तक के जो एडिटर थे वो डॉक्टर जसविंदर हैं। 2 और एडिटर थे, डॉक्टर मीनू जो DAV कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाती हैं, वो आज आ नहीं पाई। डॉक्टर गीतांजलि खालसा कॉलेज चंडीगढ़ में जालंधर में है, वो भी आज यहाँ पर आ नहीं पाई। सो डॉक्टर जसविंदर ने आने के लिए, यहाँ आने के लिए जो समय निकाला, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी इंटेलेक्चुअल क्लास से जुड़ने के कारण ही जो मेरा जो अपना जो सोचने का नज़रिया है वो भी बड़ा है। और इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ये मेरे फर्स्ट रीडर बने और इन्होंने मेरी पुस्तक पढ़ी और मेरे को मोटिवेट किया उसको पब्लिश करने के लिए। तभी मैं आगे इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। और साथ में मैं डॉक्टर अजय जी का एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा, इनका जो इन्होंने समय निकाला। और अब डॉक्टर जसविंदर थोड़ा बोलेंगे। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अजय ठाकुर जी का। मैं वैसे चंडीगढ़ में रहता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, बट अजय ठाकुर जी का नाम बहुत सुना था, बहुत मिलने की तमन्ना थी आपसे। इससे पहले IITM ग्वालियर है, इंडिया का बहुत एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे पढ़ाता था। लेकिन तब भी मुझे अजय ठाकुर जी के बारे में पता था, मैं उनका नाम सुना था कि कोई अजय ठाकुर हैं, बट मिलने की बहुत तमन्ना थी। खासकर जो किसी भी फील्ड में काफ़ी काम करते हैं उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जब मैं ग्वालियर में था, इनके बारे में बहुत सुना था, कभी तमन्ना थी कि कभी मिलेंगे। तो राजेश जी से जब इनकी बुक पे काम चल रहा था तो इन्होंने कहा कि हम किससे विमोचन कराएं। मैंने कहा कि आप अपने एरिया में ही किसी जो एक ऐसे इंसान को, एक ऐसी पर्सनैलिटी को ढूंढिए जिन्होंने ज़ीरो से काम शुरू किया है और अपनी फील्ड में मुकाम हासिल किया है। तो हमें अजय ठाकुर जी से, इनके अलावा हमें कोई और यहाँ पे कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी नहीं मिली और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। अभी मैं इनको सुन रहा था तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली कि किस तरह से इन्होंने एक बहुत छोटे से लेवल से शुरुआत की और अपनी फील्ड में, अपनी गेम्स में दक्षता हासिल किए। और जो हमारे जीवन का जो मेन लक्ष्य रहता है वो लक्ष्य यही है कि भगवान ने हमें जो कुछ दिया है, जैसा शरीर दिया है, जैसा दिमाग दिया है, उसका हम बेस्ट इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही बात इनकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होती है कि अगर आप गेम खेलें, कोई भी गेम खेलें, उससे बेस्ट खेलें। आप लिटरेचर में काम कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट दें, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो कुछ इन्होंने बताया वो एक आप सभी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में ये एक काम करेंगे। आप अपने बच्चों को जो संस्कार की इन्होंने बात की, डेफिनेटली वो संस्कार बच्चों में जाएंगे तो वो अपनी फील्ड में अच्छा करेंगे। और राजेश्वर जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो लिटरेरी काम कर रहे हैं, जो आप इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा भी एक अपना लिटरेरी कंट्रीब्यूशन करें जिसमें अजय ठाकुर जी जैसे लोग, हमारे जो पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटीज़ हैं हिमाचल की, उससे रिलेटेड आप कुछ एक बुक कंपाइल करें जो हमारी जनरेशन के लिए मोटिवेशन हो, सोसाइटी के लिए मार्गदर्शन हो। तो आप सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना कीनली आपने बातों को सुना। बट आज का जो हमारा मेन उपलक्ष्य है वो है इस बुक का विमोचन
हिमालयन गर्ल एंड द फ्यूरियस रिवर। अब मैं डाइस पे मौजूद सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, राजेश्वर जी फैसिलिटेट करेंगे कि हम इस बुक का आज ऑफिशियली विमोचन करें। राजेश्वर जी प्लीज़ आप फैसिलिटेट करें। अब मैं राजेश्वर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक के बारे में आप थोड़ा सा हमारे सभी दर्शकों को और अतिथियों को थोड़ा बताएं। राजेश्वर जी। वैसे मैं आपको बता दूं, उपन्यास के क्षेत्र में दो तरह की पुस्तकें होती हैं, एक फिक्शन, एक नॉन फिक्शन। तो फिक्शन में हमारी जो स्टोरीज़ रहती हैं वो काफ़ी हद तक काल्पनिक रहती है या किसी के जीवन से जुड़ी भी है, तो वो थोड़ा उसमें कल्पनाओं का टेस्ट होता है। जैसे आप मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ में सारी बातें हकीकत नहीं होती, लेकिन किसी न किसी के जीवन के साथ कहीं ना कहीं वो कोरिलेट कर जाती है। क्योंकि ग्लोबली आप देखेंगे तो 6 अरब से ऊपर पॉपुलेशन है और उस 6 अरब की पॉपुलेशन की 6 अरब स्टोरीज़ आप समझ लो, ठीक है। जब हम किसी दूसरे पर्सन से मिलते हैं तो एक नई स्टोरी तैयार हो जाती है, तीसरे से मिलते हैं एक नई स्टोरी तैयार होती है, इसमें मल्टीपल स्टोरीज तैयार हो जाती हैं। तो दो तरह की जो उपन्यास हैं वो निकल कर आते हैं, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। नॉन फिक्शनल वो उपन्यास होते हैं जो आपके जीवन पे पूरी तरह, जैसे आपका जीवन है वो वही उसमें नाम मिलेगा, आपके गांव का नाम भी वही मिलेगा, हूबहू स्टोरी जो है वो लिखी जाती है ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरे डाटाबेस के साथ। लेकिन जो फिक्शनल स्टोरीज रहती हैं उनमें स्टोरी तो आप किसी के जीवन से चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा जो नाम है वो वैसे का वैसा नहीं देना पड़ता है, उसमें कुछ जो इमेजिनेशन है उसका भी तड़का लगाना पड़ता है। ये सब मिला के जो है एक फ़िक्शनल स्टोरी बन के तैयार होती है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको इंटरेस्ट तो क्रिएट करेंगी, लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती। साइंटिफिकली आप उनको ये नहीं बोल सकते कि एविडेंस है आपके साथ ये। तो इस बुक में हिमालयन गर्ल एंड फ्यूरियस रिवर में मैं आपको बता दूँ, इसमें कुछ जो है कल्पनाएं इसमें जोड़ी गई हैं और पुनर्जन्म की एक कहानी है ये। तो पुनर्जन्म और ड्रीम को कोरिलेट करके जो है ड्रीम, इसमें इस पात्र को जो मेल करैक्टर है इसमें ड्रीम आता है, ड्रीम के माध्यम से वो उस दूसरी करैक्टर जो फीमेल करैक्टर है उसको मिलता है और उनको वो पुनर्जन्म जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। इसमें उस बुक में जो है उसी के बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है। 2 फ्रेंड्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस थॉरो बुक में जो है थोरोली वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उस ड्रीम को और साथ में उस पुनर्जन्म की जो घटनाएं घटती हैं उसके ऊपर ये बेस्ड है और ऐसे ही चलती है एंड तक। एंड में ट्रेजेडी होती है इसमें, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है, जो ट्रेजिक पार्ट है इसका वो अगले पार्ट में आएगा। तो एक फिक्शनल स्टोरी है। फिक्शनल स्टोरी भी किसी न किसी के जीवन से कुछ ना कुछ आपको, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसमें फिलोसफिकल अप्रोच को भी यूज़ किया गया है। गीता के कुछ पार्ट्स अंश जो हैं इसमें आएंगे और दार्शनिक जो प्रवृत्ति है इंसान की उसके बारे में भी आपको थोड़ा इसमें मिलेगा। लेकिन फिक्शनल स्टोरी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप के जीवन में ये घटनाएं नहीं घटती हैं, तो किसी न किसी के जीवन के साथ जुड़ी होती है। आपको मोटिवेशन मिलेगी कि वर्स्ट कंडीशंस में आपको कैसे जो है उससे उभर के निकल के आना है और आपको अपने लाइफ को जो है स्पॉइल नहीं करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इसके ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे इस पात्र में करैक्टर्स को मेल एंड फीमेल जो करैक्टर्स हैं वो जो उनका लव अफेक्शंस होता है वो ब्रेक होता है। उसके बाद लोग हम देखते हैं लड़के जो है स्पाइल हो जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं या इस तरह की मर्डर कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है एक यूथ को जो है वो एक मॉरल यहाँ पे मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी। आने वाले जो टाइम है मेरा जो सेकंड पार्ट है उसमें उसको कवर किया जाएगा। तो मैं फिर से बता दूँ ये एक फिक्शनल स्टोरी है। अगर किसी के जीवन के साथ कोई घटना जो है वो मिलती है तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन ना करें, क्योंकि ये किसी का जीवन जो है उसको उतारने की कोशिश नहीं की गई है। ये फिक्शनल है, पूरी तरह मूवी जैसे होती है, स्क्रिप्ट फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। और मेरी ये तमन्ना भी है कि आने वाले टाइम में अगर बॉलीवुड में मेरा संपर्क हो पाता है तो उस पर एक मूवी के ऊपर जो है एक कार्य कोई डायरेक्ट करे। 1-2 डायरेक्टर से मैंने संपर्क भी साधा है, हो सकता है आने वाले टाइम में 2-4 साल में कुछ बात बन पाए। तो इस सब के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि आजकल हम लोग जो है, मैं इतना अमीर नहीं हूं कि मैं एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकूं। तो हमारे पास सोशल मीडिया का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बुक के लिए ही नहीं, लेकिन जो समाज में जो घटनाएं घटती हैं, जो सार्थक जो
सकारात्मक जो पहलू होते हैं उसको सोशल मीडिया पे आप ज़रूर अवेयर करें, ताकि मैंडेट बन पाए किसी भी चीज़ के लिए, किसी मैसेज को सर्कुलेट करने के लिए। साथ ही मैं पर्सनली अपनी बुक की पब्लिसिटी के लिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, यहाँ छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे कि आप सोशल मीडिया पे मेरी एक बुक के साथ जो अपना एक फ़ोटो ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे जो है आने वाले टाइम में मार्केटिंग मेरी बुक की हो पाए और ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जा पाए। ज़्यादा समय आप लोगों का मैं नहीं लूँगा, इसके बारे में मैंने ब्रीफ कर दिया। इसके बाद मैं डॉक्टर जसविंदर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंपाइल करें, और डॉक्टर अजय जी का मैं एक बार फिर से यशवर जी का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं यशविंदर जी के कारण ही जो है डॉक्टर श्री अजय जी के साथ संपर्क साध पाया हूं। इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए इनको संपर्क करने के, कॉन्टैक्ट करने के, और बहुत ही कम समय में मैंने जैसे इनको रिक्वेस्ट की, इन्होंने आने के लिए जो अपना सहमति है वो जताई। इसके लिए यशविंदर जी और अजय जी का मैं फिर से धन्यवाद करूंगा। मैं डॉक्टर जसविंदर जी के पास एक बार फाइनल कंपाइलेशन के लिए माइक दे रहा हूं। राजेश्वर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि कितने सदे हुए शब्दों में आपने समराइज़ किया अपनी इस बुक को। डेफिनेटली जो बुक की स्टोरी है या जो काल्पनिक आपने जो दृश्य आपने पैदा किए हैं, डेफिनेटली वो लोगों के जीवन में सोचने पे उनको विवश करेंगे। डेफिनेटली कोई ना कोई परिवर्तन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो आपके आने वाले प्रयास हैं वो प्रयास समाज में परिवर्तन लाएंगे, और इसमें डेफिनेटली मैं सहयोग चाहूँगा आप सभी दर्शकों का, एज वेल एज अजय ठाकुर जी जैसी सेलिब्रिटीज़ का, कि आप लोग जो समाज के लिए कर रहे हैं वैसा ही काम राजेश्वर सिंह जी जैसे लेखक भी कर रहे हैं। क्योंकि जो लेखक जो लिखता है वो समाज का आईना होता है, और समाज में परिवर्तन लाने के लिए लेखकों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। मेरी अपेक्षा है कि आपकी लेखनी हमारे समाज में परिवर्तन लाएगी। हमारे समाज में जितनी भी भ्रांतियां हैं या कमियां हैं उसको चेंज करने में आप डेफिनेटली अपना रोल, अपना योगदान देंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश्वर सिंह जी से कि हमारे सम्माननीय अतिथि का धन्यवाद करें और उन्हें भेंट स्वरूप हिमाचली शॉल व अपनी पुस्तक भेंट स्वरूप प्रदान करें। हमारे दर्शक व अतिथि जो यहाँ पर मंच में मौजूद हैं, कि आपने अपना कीमती समय दिया। हमने एक जो प्रयास किया है, राजेश्वर सिंह जी ने जो एक प्रयास किया है, वो प्रयास कुछ हमारे समाज में कंट्रीब्यूशन करे, वो परिवर्तन लाए। इसमें आप सभी का सहयोग वांछित है। और मैं लास्ट के 2 मिनट्स चाहूँगा कि अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में है, दर्शकों के दिमाग में है, या अपने विचार कोई साझा करना चाहे, तो मैं आप सभी के लिए इस मंच को ओपन करता हूँ। आज बड़ी खुशी का अवसर है। हमारे भ्राता राजेश्वर जी ने जो पुस्तक का विमोचन किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ। इनका ये अच्छा प्रयास है, काफ़ी दिनों से चल रहा था। आज फाइनली इसका जो विमोचन है श्री अजय सिंह जी, अपने ठाकुर अजय सिंह जी के कर कमलों से द्वारा हुआ है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। और जो ठाकुर साहब ने हमें मार्गदर्शन दिया है
और राजेश्वर जी ने भी जो अपनी बातें इस किताब में कही हैं, इनके बारे में जो कही हैं, हमें जो है अपने जीवन में उन बातों को जो है उतारना है। जैसे अजय जी ने कहा कि अपने जो बच्चे हैं उनको उनका जो हम पालन पोषण जो करते हैं, किस परिवेश में करते हैं और हम उन्हें जो है किस तरीके से आने वाले समय के लिए हम तैयार करते हैं। ये जो उनका जो लालन पालन जो हम करते हैं, उनको जो है हम रियलिटी जो ऑफ लाइफ है उससे हमें जो है उनसे भली भांति परिचित कराना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो लाइफ है बड़ी आर्टिफिशियल है। लोगों को, बच्चों को जो है आपके जो सिनेमा है, सोशल मीडिया है, दूसरी चीज़ें हैं, उसी में जो है अपना जो है वो जो बच्चे हैं जो अपना टाइम जो है व्यर्थ करते हैं। जो रियल लाइफ की जो उनकी जो रियल लाइफ है, गांव का जो जीवन है, या जैसे हम अपनी माटी जैसे होती है कि भी किससे हम जैसे जुड़े होते हैं, उनसे उनका जुड़ाव नहीं होता। उनको अपने गांव का ही नहीं पता होता कि हमारा गांव कहाँ है, हम शहर में कहाँ आके बस गए हैं। उनको गांव ले जाओ तो उनको गांव के बारे में पूछो तो उनके गांव का ही पता नहीं होता कि हमारे गांव का नाम क्या है, हमारे गांव के लोग कौन से हैं, हमारे रिश्तेदार कौन से हैं, हमारे भाई बहन कौन से हैं, कोई पता नहीं होता। अपने जो एक बिल्कुल सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड जो परिवार है वो उसी के बारे में उनको पता है, और उनको जो रियलिटी ऑफ लाइफ जो है कोई पता नहीं होता है। और जीवन में किस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ जो है जो दूसरी चीज़ें जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उनके बारे में भी बच्चों को जो है तैयार करना होता है। क्योंकि हमने नित्य नए दिन हम देखते रहते हैं कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छी एजुकेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको फ़ौरन चले जाते हैं जी। बाद में माँ बाप जो यहाँ अकेले रह जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। और वो भी जो वहाँ जाते हैं वो भी स्ट्रगल, जो लाइफ के स्ट्रगल में जो है कहीं ना कहीं वो भी लोग जो है हार जाते हैं।